टेल मी if someone is watching you for the first time, किसी को पता ही नहीं आप कौन हो, क्या करते हो आप? How would you explain them who you are, what do you do? Why should next 1 hour किसी को spend करना चाहिए to listen to you? यार मेरा सिंपल सा दैट आई टॉक अ लॉट ऑफ डेटा एंड सेकंड मैं यूजुअली वो बातें करता हूँ जो कि ज़्यादा लोग बातें नहीं कर रहे होते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छी बातें करता हूँ, बुरी बातें करता हूँ, मैं खाली कह रहा हूँ मैं वो बातें करता हूँ जो ज़्यादा लोग नहीं कर रहे होते हैं. ओके, इंटरेस्टिंग. एंड क्यों किसी को सुनना चाहिए आज का पॉडकास्ट? क्योंकि मेरा एक सिंपल सा ये मानना है कि आपको अपना खुद का ब्रेन चलाना आना चाहिए. आपके माता पिता अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी लगा रहे हैं, और अब पढ़ के आगे बढ़ चुके आपके माता पिता ने आपकी पढ़ाई पे आपको अपने से बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, इन्वेस्टमेंट किया. उनकी आपकी बहुत उम्मीद है आपसे. वो इसलिए नहीं किया कि आपको जो भी कोई बताए आप उसमें हाँ जी करने वाले बन जाएं. तो ये मैं जो भी कंटेंट डालता हूँ वो इसी के लिए कि मैं लोगों को ये चीज़ पुश कर सकूँ, अपना दिमाग का इस्तेमाल करें. इस पूरे पॉडकास्ट में भी मैं जो भी बातें बताऊँगा उसके थ्रू मैं यही मैं पुश करने की कोशिश करूँगा. इंटरेस्टिंग. सो अपना दिमाग यूज़ करें, हाँ जी नहीं बोलें. वेरी गुड पॉइंट टू स्टार्ट, राइट? कल हम सबको इंस्ट्रक्शंस आए इंडिया में हर सिटीजन को हमारे प्राइम मिनिस्टर से. यस. तो उस पर हाँ जी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. बट बिफोर वी गो देयर आई वांट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड. सो कल एज वी स्पीक येस्टरडे हमें ये इंस्ट्रक्शन आए थे कि आप गोल्ड और मत खरीदिए, घर में ज़्यादा रहिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, कार पूलिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ करिए, और फॉरेन ट्रिप्स कम करो, फॉरेन शादियाँ कम करो, राइट? दिस इज़ मोटा मोटी दिस इज़ व्हाट ही हैव सेड इन लेमैन टर्म्स. वो फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि वाई एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को पब्लिकली जाके ये बोलना पड़ रहा है कि गोल्ड मत खरीदो. क्या है ऐसा, क्यों गोल्ड नहीं खरीदे हम? देखिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है. मैं आपको सिंपल से एक वे में समझाता हूँ. आपको पता है हम साल का कितना गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं और हम खुद यहाँ पे प्रोड्यूस हम करते हैं. वी इंपोर्ट क्लोज टू अबाउट 800 टन्स ऑफ गोल्ड अ ईयर इनटू इंडिया एंड वी प्रोड्यूस क्लोज टू अबाउट 1 टन. 800 टन 1 टन. ओके, सिंपल. एंड हम बनाते से प्रोड्यूस 1 टन करते हैं. यस. ओके. अब लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास तो KGF था जो कोलार गोल्डफील्ड जो यश की मूवी से बहुत पॉपुलर हो गया, राइट? थिंग इज वो माइन थी तब भी हम उतने कोई बड़े प्रोड्यूसर्स नहीं थे. सोने की माइन है बोल के बहुत अच्छा लगता है, एंड इंडिया की ओनली एक्टिव मेजर माइन थी तो और ज़्यादा वो लगता है. बट थिंग इज उससे इतना सोना नहीं आता था. अभी आज के दिन आपका लॉयड ग्रुप है एक, आई थिंक लॉयड ग्रुप है, वही अभी एक इन्वेस्टमेंट करके वो लोग अभी आंध्र प्रदेश के अंदर एक और माइन को भी एक्टिवेट कर रहे हैं. उससे लगभग पीक कैपेसिटी पे लगभग 1.5 टन और आएगा, 1.5 टन्स. कितना हो जाएगा हमारा घुमा फिरा के 2.5 टन्स, 3 टन्स हो गया. हमारे इंपोर्ट्स ऑलरेडी 800 टन अ ईयर है और बढ़ रहा है. 800 टन आप रफली कैलकुलेशन करके भी देखोगे नंबर कितना पहुंचेगा, दिमाग किसी का भी हिल जाएगा. गोल्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्ट सेंटर्स फॉर इंडिया. एंड अभी हम एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे रुपए का वैल्यू लगातार गिरते जा रहा है. तो ये बिल जो है 800 टन से अगर हम अगले साल दोबारा 800 टन ही मंगाते हैं, ये जो बिल है ये और बढ़ते जा रहा है. लेकिन वॉल्यूम में नहीं बढ़ रहा है, वैल्यू में उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर. एंड दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम कि ये पैसा हमको बाहर चुकाना है. तो एक आम आदमी के लिए, मेरे लिए क्या फ़र्क पड़ता है? आपको यहाँ से इस तरह फ़र्क पड़ेगा कि अगर आप सोना और ख़रीदेंगे तो सोने की पेमेंट करने के लिए हमारी सरकार को चाहिएगा डॉलर, RBI को चाहिएगा डॉलर, कि पेमेंट मोस्टली डॉलर्स के अंदर होती है. अब वो डॉलर अगर आपको चाहिए $100, पहले $100 के लिए कितने रुपए हमारी RBI को खर्चा करना पड़ता है? एक तरीके से मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ. $100 के लिए पहले $1 की अगर आपको पेमेंट करना है, आपको चाहिए था मान लीजिए 85 रुपीज़, अब सडनली चाहिए 94. सडनली और ज़्यादा रुपए हैं जो कि बाहर जा रहे हैं, आपकी इकोनॉमी में नहीं रह रहे हैं. और वो कौन पे कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं. अब ऐसे सोचिए, बाहर वाले कर सोना लेना उसे $1 ही देना पड़ रहा है. हमें अगर लेना है तो हम पहले 85 दे रहे थे, हम 95 दे रहे हैं. हमारी इनकम वहाँ पे टाइट हो जाती है. हम 10 हर घर पे इम्पैक्ट आता है. मैं आपको एक सिंपल से एक दूसरा एग्जाम्पल से बताता हूँ. अभी 95 पॉइंट समथिंग हो गया ना, ऐसा ही कुछ चल रहा है. तो हम 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं हर गोल्ड. या एंड मान लीजिए कि सोने का रेट यही रहता है अभी जो लगभग आई थिंक कितना चल रहा है, $4,500-$4,600 पर आउंस. ठीक है, मान लीजिए सोने का रेट यही रहता है बाहर के मार्केट में. लेकिन रुपए अगर डिप्रिशिएट होता जाता है, सोने की वैल्यू बाहर वही है, लेकिन हमारी जेब से उतना ही सोना इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा. हम जो दुकानों से सोना खरीदते हैं उसका रेट और बढ़ेगा. इस वजह से है कि हमारी सरकार बोल रही है कि भैया कम इंपोर्ट करो. लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसा है तो हमारी करेंसी को स्ट्रांग बनाओ.
अब मेरा ये कहना है करेंसी को स्ट्रांग बनाना हमारे हाथ में ही नहीं है. ओके. वाई डू आई से दैट? एक करेंसी की वैल्यू कहाँ से निकलती है? या तो उसके दो ही उसके तरीके हैं. नंबर 1, या तो आपकी करेंसी में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता हो. ट्रेड तो ज़्यादा डॉलर में हो रहा है, रुपीज़ के ऊपर ज़्यादा ट्रेड नहीं होता. कुछ हमारे बॉर्डर शेयरिंग जो हमारे स्टेट्स हैं या फिर जो आसपास के हैं, मालदीव्स हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इनके साथ फिर भी थोड़ा बहुत चलता है. यूएई के साथ हमने 1-2 ट्रांजैक्शंस कर लिए. रशिया के साथ हमने बीच में बहुत किया, वो स्लो डाउन हो गया है और ज़्यादा नहीं हो रहा है. सो वो वाला तो आप बढ़ा नहीं सकते हो. कैसे बढ़ाओगे उसको? बढ़ाने का एक ही तरह है ट्रेड वाले को कि आप लोगों के लिए वो चीज़ें बनाना शुरू करो जो कि बाहर वालों को आपसे चाहिए. वो हम ज़्यादा करते नहीं है. दूसरा तरीका है कि आप लोगों के लिए रिजर्व करेंसी बनना शुरू कर दो. लेकिन रिजर्व करेंसी आप कब बनोगे लोगों के लिए? जब बाकी कंट्रीज़ के लिए आपकी करेंसी के बिना खुद का गुजारा मुश्किल हो जाए. चाइना को पता था वो ट्रेड में इजीली डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकता. चाइना ने क्या किया? चाइना बिगन टू गिव अ लॉट ऑफ डेट. अब वो डेट को सर्विस करने के लिए ये आपके डेट में आपके 2 ऑप्शन होते हैं कि ईदर यू टेक डॉलर लोन और यू टेक युआन बेस्ड लोन. युआन वाला अगर वो आपको पड़ रहा है 0.25 बेसिस पॉइंट सस्ता, तो जाम्बिया, केन्या ये जाके लेते हैं युआन वाला लोन. ओके. उसकी पेमेंट 2.5 बेसिस, ठीक है, 0.25 बेसिस सस्ता क्या होता है? सो आई गिव यू एन एग्जांपल. लोग लोन डॉलर की जगह चाइना की करेंसी में क्यों लेना प्रेफर करते हैं? आपको एग्जांपल देता हूँ. सो केन्या अफ्रीका का एक बहुत बड़ा देश है, पावरफुल कंट्री है वहाँ का. उसके पास $5 बिलियन का एक पूरा रेलवे लाइन उसने पूरा बनाया था, जिसके लिए जो लोन जो लिया गया था वो डॉलर में था. ठीक है. नाउ चाइना केम इन, उन्होंने कहा कि यार बनाया तो हमने है ना, तुम्हें पेमेंट हमें ही करनी है, युआन में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. जो डॉलर वहाँ पे दे रहे हैं हम अभी दे रहे हैं, तुम हमें फिर युआन में चुका देना. रिफाइनेंस किया. और वो वाला जो पूरा ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अब बीच की करेंसी हटा दी गई है जो कि चाइना को भी देना पड़ता, जाम्बिया को भी देना पड़ता. जाम्बिया इज नाउ सेविंग अराउंड $250 मिलियन ऑन दिस वन. राइट. अगर आपका कर्जा आपको जो आप लिया है उसका पेमेंट आपको चाइना को करना है, चाइना के लिए युआन इंपॉर्टेंट है, डॉलर नहीं है, तो आप युआन में करो ना. डॉलर बीच में आया है तो आप किसी से आप वहाँ से ले रहे हो, किसी को दे रहे हो, उसको भी फिर वापस को यूज़ करने का टेंशन ही खत्म. वो वाला एंगल है यहाँ पे. नाउ व्हेन इट कम्स टू इंडिया, 0.5 बेसिस कम समझ नहीं आया मुझे. सो ऐसे समझिए कि अगर मैं जाम्बिया हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं जाम्बिया हूँ, आप चाइना है, ठीक है. अब मेरे को आपको, मैंने आपसे लोन लिया, आपको चुकाना है. हाँ. ठीक है. एक होता है कि यार राशमानी करेंसी है, मैं उसी में कर दूं, खत्म, RS करेंसी डन. बट हम बोलते हैं कि नहीं यार, ये कोई थर्ड करेंसी है, उसी में मेरे को चाहिए, तो मुझे जाके पहले वो करेंसी खरीदनी पड़ेगी. वो खरीदनी तो ऑलरेडी किसी और के पास है. आई हैव टू पे ट्रांजैक्शन फी ऑन दैट, एक्सचेंज रेट ऑन दैट, उसमें भी थोड़ा सा कुछ जाता है. प्लस वो जब आपके पास जाएगा, राइट, वो आपके पास तो आ गई. अब आप भी जब उसे दोबारा कहीं यूज़ करोगे किसी और ट्रेड के लिए, अगेन आपको भी फिर वो दोबारा करना पड़ेगा. लॉसेज होते हैं. चाइना ने बोला हमारे युआन ही यूज़ करो, हमारे एंड का बच गया, तुम्हारे वाला हम कर देंगे. तो जाम्बिया के युआन कहाँ से आए? चाइना ने आके कहा, नहीं पड़ रहा है ना. चाइना ने कहा कि भाई साहब आपका जो डॉलर वाला लोन है हम चुका देते हैं, खत्म कहानी, क्योंकि उनके पास डॉलर्स के रिजर्व कम थे. ओके. हम चुकाते, खत्म काम, तुम हमें युआन में चुकाते रहना. ओके. सो इट्स जस्ट लाइक आई विल टेक द लोड ऑफ योर लोन. मैं तुम्हारा जो $5 बिलियन है वो लोन मान लो 2 साल में तुम्हें चुकाना है, तो मैं 2 साल में चुका दूंगा. मुझे तुम 3 साल में धीरे धीरे करके देना. तुमको 1 साल एक्स्ट्रा दे दिया, या तुम मुझे 2 साल में थोड़ा सस्ते में दे देना, व्हाटएवर. एंड ये क्यों होता है पता है? नाउ व्हेन इट कम्स टू से अ कंट्री लाइक जाम्बिया, उसके पास डॉलर्स की शॉर्टेज है, वीक इकोनॉमी है, सब कुछ है. बट व्हेन इट कम्स टू चाइना, उनके पास, उनका लास्ट ईयर का जो आपका एक्सपोर्ट्स का जो सरप्लस था, दैट वाज $1.1 ट्रिलियन. उनके पास डॉलर्स का सरप्लस पड़ा है, पहाड़ पड़ा, उनको पता नहीं उसका करना क्या. बोला हम चुका देंगे, खत्म करनी, तुम हमारे युआन में करो. दे कैन एक्चुअली डू दैट. नाउ अगर हमें रुपी को स्ट्रांग बनाना है, या तो ट्रेड सेटलमेंट ज़्यादा उस पर हो, या फिर वी बिकम अ रिजर्व करेंसी. नाउ फॉर सम कंट्रीज वी आर अ डिसेंट इनफ रिजर्व करेंसी. मालदीव्स के लिए थोड़ा है, आपका नेपाल के लिए थोड़ा सा है, आपका श्रीलंका के लिए थोड़ा है, भूटान के लिए बहुत बड़ा है. बट इन द एंड दीज आर वेरी वेरी स्मॉल इकोनॉमीज, वेरी स्मॉल कंट्रीज, मिनिस्क्यूल. या हमारे मेजॉरिटी स्टेट्स इनसे बड़ी इकोनॉमीज है अपने आप में. नो ऑफेंस टू एनीबडी फ्रॉम दीज कंट्रीज, बट है जो है. राइट. सो वहाँ पे आता है बात कि बॉस हमारी करेंसी की डिमांड क्या है. ऊपर से प्रॉब्लम क्या आती है? वी इम्पोर्ट एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग. हम जो बात करते हैं ना कि अच्छा ठीक है, वी आर दी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. पीपल डोंट रियलाइज दैट फार्मेसी, आपका मेडिसिन आपकी बनती किससे है? APIs, राइट. रफली अबाउट 70% ऑफ ऑल द APIs दैट वी नीड इज कमिंग फ्रॉम चाइना. जो 30% यहाँ बना रहे हैं वो किससे बनते हैं? KSMs. KSMs इज व्हाट? की स्टार्टिंग मटेरियल्स.
KSMs आपका 90% सारा चाइना से आ रहा है। अब होता क्या है, हमारी सरकार इसके लिए एक रेमेडी निकालती है, लेट्स डू PLI स्कीम, अपनी इंडस्ट्रीज को पैसा दो, इंसेंटिव देंगे तुम, लेकिन APIs यहाँ बनाना शुरू करो। कुछ प्लांट्स एक्टिव होते हैं, औरबिंदा फार्मा का एक प्लांट है, डॉक्टर रेड्डीज का एक प्लांट है, सब लाइव हुआ। व्हाट डिड चाइना डू? क्रैश दोज वेरी API का प्राइसेस अप टू 40%, 50%। हाउ डू यू कम्पीट? जो इंडिया में बनने लग गया उसको 40% कम कर दिया चाइना। या नाउ द रिजल्ट इज, हम कैसे उससे कम्पीट करें, राइट? तो यहाँ पे बात ये आती है कि बॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आर वी रेडी टू पे अ बिट एक्स्ट्रा फॉर द इंडिया मेड स्टफ? नंबर 1. Number 2, without that there is no solution to it. We have to really figure out 2 things. Number 1, how do we consume more of what we make in India? Number 2, how do we ensure that what we are making in India, उसका बैक एंड कहीं बाहर से नहीं आ रहा है? सो फॉर एग्जाम्पल, हम बड़ा प्राउडली ये चीज़ बोलते हैं कि यार यू नो व्हाट, हम काफ़ी सारे फर्टिलाइजर सब इंडिया में बनाने लग गए हैं। उसका पोटैश आज भी बाहर से आता है, सल्फर आज भी बाहर से आता है, दो सारी बेसिक मटेरियल्स। अभी ये पूरी जो सिचुएशन हुई है बिकॉज ऑफ वॉर, पोटैश आपका कहाँ से आता है? मिडल ईस्ट से आता है मेजॉरिटी, हमारी लंका लग गई है, सभ्य भाषा में कह रहा हूँ। सल्फर आपका कहाँ से आता है? मेजॉरिटी आपका बाहर से आता है, हमारी अगेन लंका लग गई है। रिजल्ट इज हम यहाँ पे बना नहीं पा रहे हैं। तो होता क्या है, अब बाहर के रेट पे हमें खरीदना पड़ता है। एग्जाम्पल से बताता हूँ। सो यूरिया, राइट? यूरिया की अगर बात करें तो वी इम्पोर्ट क्लोज टू अबाउट, सो हमारा ओवरऑल जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है दैट्स अबाउट 40 मिलियन टन ए ईयर। 30 मिलियन टन्स हम इंडिया में बनाने लग गए हैं। 30 आज भी नहीं बनाते हैं। 30 is what? 25% of our consumption. It's not a small number. How do we solve for it? उसका एक रास्ता बनता है, अगर इंडिया में नहीं बना सकते हो, कैप्टिव कैपेसिटीज बाहर बना लो। इंडिया ने क्या किया? 50-50 जॉइंट वेंचर किया रशिया के साथ, क्योंकि ऑलरेडी यूरिया हमारा अच्छा खासा रशिया से भी आता है। वी डिड अ जॉइंट वेंचर जो कि अब 2 मिलियन टन का वहाँ पे प्लांट लगा रहा है। इट विल एलिमिनेट द हर्डल्स फॉर एटलीस्ट 20% ऑफ द इम्पोर्ट्स दैट वी डू। लेट्स डू दैट। उस तरह के कई सारे रास्ते जो हमें अपनाने पड़ेंगे अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, जो हम उसको एड्रेस करें तब जाके कुछ होगा। आप जरा सोचिए एक बात कि अभी कोल इंडिया जो हमारी है, राइट? कोल इंडिया ने BHEL नाम से एक और PSU, उसके अंदर एक जॉइंट वेंचर किया और बोला कि यू नो व्हाट, कोल से चाइना वाले, US वाले और दूसरे कंट्री इतने सारे पेट्रोकेम बनाते हैं। सो आप सोचो ना कि आपका ये जो पेट्रोल है, डीजल है, ये क्रूड से आता है। क्रूड क्या है? इन दी एंड इट्स अ हाइड्रोकार्बन। कोल इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन। ओके, इट्स अ कार्बन प्रोडक्ट, राइट? उस कार्बन से यहाँ पे भी तो हम केमिकल्स बना सकते हैं, बट इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस। कोल इंडिया ने फाइनली बोला कि यू नो व्हाट, ओके चलो करते हैं, कि सरकार इंसेंटिव अब दे रही है। BHEL क्या टाइप किया? दे आर बिल्डिंग अ प्लांट जो कि L&T एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड दे आर बिल्डिंग अ प्लांट फॉर अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट हमारा एनुअल कंजम्पशन इज 8.8 लाख टन्स। दीपक ग्रुप है यहाँ पे, जो कि लगभग 6 लाख टन्स का उनकी कैपेसिटी है, बट वो ऑपरेट करते हैं लगभग 75% ओवरऑल कैपेसिटी पे। क्यों? रशिया से बहुत ज़्यादा चीप इंपोर्ट्स आ जाते थे। नाउ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, कोल इंडिया और बेल का कहना है कि यार हम तो उस रेट पे कम्पीट कर पाएंगे, सो लेट्स बिल्ड अ प्लांट। अभी जो प्लांट लगा रहे हैं दैट हैज 6.6 लाख टन्स का एनुअल कैपेसिटी। मतलब क्या हुआ? हम नेट इंपोर्टर से सीधा नेट एक्सपोर्टर बन जाएंगे। लेट्स डू मोर ऑफ दीज। जैसे जैसे एक एक करके बेसिक्स, और ये बहुत सारे बेसिक्स हैं, हर इंडस्ट्री के छोटे छोटे हैं, जैसे से उनको सॉल्व किया जाएगा तब जाके होगा कि बाहर से हम जो हर छोटी छोटी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वो चीज़ एलिमिनेट होगी, सप्लाई चेन वहाँ से सॉल्व होगी। इट इज़ नॉट द टॉप डाउन अप्रोच कि चलो पहले असेंबली करते हैं फिर वो बना लेंगे। कुछ इंडस्ट्रीज में वो चलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो चलता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आपको उल्टा करना पड़ेगा। बट देन अगर गवर्नमेंट हर किसी पे एक इंसेंटिव देगी, एक सब्सिडी देगी उसको मेंटेन करने के लिए, तो उसके लिए पैसा लगेगा। या तो वो अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा ही नहीं है, जहाँ पे वो मेजर फाइट है, वो सारी इंडस्ट्रीज़ को देगी कैसे? पैसा तो ऑलरेडी दिया जा रहा है सर। सो पहली बात ये, चाइना भी हर इंडस्ट्री को पैसा देता है, ठीक है? इंडिया भी दे रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल GSW ग्रुप आता है। GSW ग्रुप ने अनाउंस किया महाराष्ट्र के अंदर कि नागपुर के पास बूटीपुरी रीजन है, मैं वहाँ पे 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करूँगा। एंड क्या बनाऊंगा वहाँ पे? मैं वहाँ पे एक बनाऊंगा लिथियम आयन बैटरीज का प्लांट, और दूसरा मैं वहाँ पे बनाऊंगा सोलर का पूरा इकोसिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग। ग्रेट। उसके लिए उनको क्या उन्हें इंसेंटिव उन्हें दिए गए आपको पता है? 110% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो आप करने जा रहे हो, 110% ऑफ दैट एज SGST रिफंड। SGST जो सरकार का जो कंपोनेंट बनेगा या आने वाले सालों में, उसका रिफंड आपको मिलेगा। साथ में आपको मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। प्रैक्टिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट है सब कुछ वापस आपको मिल रहा है। हम भी तो दे रहे हैं, वो पैसा है नहीं सरकार के पास। वो सरकार ये कह रही है आप जो हमें दोगे वापस आपको दे देंगे। वो वाला मॉडल तो है ना। उसके लिए सरकार को पैसे की शॉर्टेज तो नहीं होगी। सो दैट इज पॉसिबल।
अब प्रॉब्लम वही आती खाली JSW ग्रुप को नहीं मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए. नाउ दैट इज अ होल टुगेदर अदर डिबेट. अगर कोई आदमी फरीदाबाद के अंदर अपना एक 40 लोगों का अपना यूनिट लगा रहा है कि वो कुछ बनाएगा वहाँ पे, उसको ये सब कुछ नहीं मिलेगा. बट यहाँ पे ये सब मिल जाता है कि वो बड़े स्केल का इन्वेस्टमेंट है. दैट इज समथिंग टू बी फिगर्ड आउट. बट पॉसिबिलिटीज तो ही ना. ओके. एंड सेकेंड थिंग इज, अब जरा ऐसे सोचिए, इन FY25 हमारे पैन इंडिया RBI का जो कहना है उसके हिसाब से लगभग 5.5 लाख करोड़ का अक्रॉस स्टेट्स एंड सेंटर हमने फ्रीबीज हमने बांटे. ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जो कि इलेक्शन बाउंड जो स्टेट्स थे, उन्होंने, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था दैट दे हैड प्रॉमिस सम 1.05 लाख करोड़ उन्होंने बजट्स में जो अनाउंस किया था फॉर फ्रीबीज एंड कैश हैंडओवर्स में ज़्यादा. इलेक्शंस आए तो उस साल के अंदर दे एक्चुअली एंडेड स्पेंडिंग समथिंग क्लोज टू 1.6 लाख करोड़. पैसे की कमी कहाँ है सर? पैसा तो है, इट्स मोर अबाउट प्रायोरिटीज. ऐसा क्यों है कि बजाज टाटा मोटर्स वालों को ये बोलना पड़ रहा है कि यार 2 साल हो गए हमारे इंसेंटिव नहीं आ रहे. ना, दैट इज अ प्रॉब्लम. व्हाई? इट एक्चुअली डिस्ट्रॉयज द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट. इंडस्ट्रीज को क्या मैसेज जा रहा है कि हाँ यार ये बोलते तो हैं कि देंगे लेकिन आते नहीं है. एंड दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. तो कहाँ जाते हैं पैसे? अब आप दूसरी चीज़ों में खर्च हो जाते हैं ना. पैसा एंडलेस तो नहीं है ना. इट्स मोर अबाउट व्हाट आर योर प्रायोरिटीज. सो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज, राइट? गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में भी XYZ है, तो अगर वो इन पे लगाती तो दूसरी जगह कहीं से सिस्टम खत्म होगा ना, कहीं पे तो जा रहा होगा वो पैसा. देयर आर 2 काइंड ऑफ इंसेंटिव्स. एक होता है अनलिमिटेड पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास. अनलिमिटेड तो है ही नहीं. अगर उनके पास 100 रुपये हैं जो हर साल लाते हैं, उस 100 रुपये में से वो चाहते हैं कि यार मैं 20 रुपये इन इंडस्ट्रीज़ को दे दूँ इंसेंटिव करने में, ताकि हम चाइना से कम्पीट कर पाएँ या दूसरे देशों से कम्पीट कर पाएँ. राइट. लेकिन ये 20 रुपये आज तो कहीं और जा रहे होंगे ना, ये कहाँ जा रहे हैं? See, I'll put it this way. We are not a very, very strong society, economy. ठीक है. In most of the things we are in a deficit. Infrastructure की बात करें, good water की बात करें, हर चीज़ में हम deficit में ही चल रहे हैं. ठीक है. तो priorities endless हैं. It's more about what needs to be solved first. So as to ensure कि the resources keep on rising to solve more of problems later on. Okay. It's more about that. So अगर हमें ये लगता है कि ठीक है एजुकेशन पे बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, तो कुछ लोग के लिए शायद सही हो सकता है क्योंकि उनको आज उन्हें फ़ायदा मिलेगा. बट लॉन्गर टर्म में आपके एजुकेटेड वर्कफोर्स नहीं है तो प्रॉब्लम बन जाता है. सिमिलर वे इंडस्ट्रीज़ के लिए भी यही हमें यहाँ पे डिसाइड करना है. इज़ इट नाउ अ प्रायोरिटी, या फिर ठीक है अभी ये सब ऐसे ही चलने तो पहले ये बांट लेते हैं. पहले अगर कोई अनएम्प्लॉयड है उसको हर महीने का 21,000 रुपये देना उसको शुरू करते हैं. पहले अगर कोई भी अगर लीडी है जिसके पास मतलब क्या कहते हैं अगर बच्चा है तो उसको मतलब कहते हैं 3,000 रुपये महीने देना शुरू करते हैं. इफ दैट इज़ द प्रायोरिटी तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं. बट उसको सॉल्व करोगे तो ये वाला पीछे रह जाएगा. एंड द बिगर प्रॉब्लम इज दुनिया इसके लिए रुकने नहीं वाली कि ठीक है यार अभी पहले उनको ये बांटना है तो हम रुक जाते हैं. वियतनाम वाले रुकेंगे नहीं, चाइना वाले रुकेंगे नहीं. इनफैक्ट चाइना वाले तो अभी नहीं रुक रहे. मेरे को इतना हंसी आती है, लोग बात करते हैं China+1 China+1. कहाँ हो रहा है China+1? चाइना शेयर ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हैज़ ओनली रिजन इन द लास्ट 5 years. China+1 कहाँ से हुआ? China is itself becoming China+1. And that is something nobody talks about. Interesting bite I'll give you. So लोग जैसे बोलते हैं ना कि यार बहुत लोग, जैसे हम करेंसी के ऊपर बात करें राइट, कि रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है एक्सेट्रा. बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि व्हेन इट कम्स टू योर रुपी, अगर वो डिप्रिशिएट होता है ना, अगर रुपी की वैल्यू कम हो रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है जी, एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ेंगे. हकीकत क्या है? ओवर द लास्ट 14 odd years, rupee has depreciated by over 60%. 60% वैल्यू गई है. ठीक है. हमारे एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंट ऑफ GDP 25% से 21% पे आ गए. कहाँ बढ़े एक्सपोर्ट्स? कम हुए. नाउ टॉक अबाउट वियतनाम. वियतनाम मोर और लेस स्ट्रक्चरल वे में अपनी करेंसी को हर साल लगभग 3% से डिवैल्यू करता है. ठीक है. इट्स अ मेथोडिकल वे. उनके एक्सपोर्ट्स हर साल लगभग 14% से बढ़ रहे हैं पिछले 15 साल में. तो इट्स नॉट अबाउट कि हाँ आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे. नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम? आपके एक्सपोर्ट्स तब जाके बढ़ेंगे जब आपका जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी बैक एंड जो सप्लाई चेन है, वो भी आप खुद बनाते हो. अगर आपके रॉ मटेरियल्स भी महंगे हो रहे हैं कि वो आप इंपोर्ट ही करते हो, आप नहीं कर पाओगे कंपीट. सो डबल वैमी है वो. लेकिन लोग ये बात समझते नहीं है. मैं इसीलिए एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि यार जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे प्रैक्टिकली, हम जो दुनिया भर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो बढ़ते ही जाएगा. राइट. एट द सेम टाइम हम जो दुनिया को बेच रहे हैं वो कम होते जाएगा. सो रिजल्ट इज रुपी का डिमांड तो और ज़्यादा कम हो जाएगा ना. डिमांड कम होगा तो क्या होगा? उसका वैल्यूएशन कम होगा, वो और डिवैल्यू होगा. इसीलिए मैं जैसे ये लिख के भी लेके आया था, मेरा एक सिंपल सा प्रेडिक्शन है राइट, कि
मैं लिख के लेके आया था पहले से, बाई चांस हमारी बातचीत ही चल गई. लुक एट दिस वन. हाँ, कैमरा ये वाला है. मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ. दिस इज योर प्रेडिक्शन 1. यस, मैं 3 प्रेडिक्शन ऐसे लेके आया हूँ. एंड आई एम वेरी क्लियर दैट हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं आज के दिन, रुपी इज गोइंग टू बी एट 150 $, एंड ये कोई बड़ी बात नहीं होगी. वी आर गोइंग टू सी द रुपी हिट $150 soon. 150 per $, यस. एंड मुझे पता है बहुत लोगों को गुस्सा आएगा देख के. मेरा खाली ये बात कहना है यार, दिस शुड नॉट मेक यू एंग्री. दिस शुड मेक यू आस्क, ओके व्हाट कैन वी डू टू सॉल्व दिस? दिस इज सीरियस प्रॉब्लम. नोबडी एवर टॉक्स अबाउट दिस वन. इसके लिए वी हैव टू सीरियसली डू थिंग्स जो कि हमारे मोदी ऐसे फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं ना कि ओके लेट्स इंपोर्ट लेस ऑफ गोल्ड, लेट्स यू नो कम्यूट लेस, लेट्स गो आउट लेस. कम बाहर जाना है ताकि पेट्रोल बचाएं, डीजल बचा सकें. कब तक कर लोगे ये? 150 करोड़ की जनता को आप कब तक घर के अंदर बिठा लोगे? दिस इज नो मोर कोविड. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, लोगों को बुरा लगेगा बट ये आज से 5 साल पहले वाला इंडिया भी है भी नहीं कि मोदी ने कहा कि थालियां बजा दो आज बजा देंगे. वो नहीं होगा. राइट? पीपल हैव बिगन टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस. पीपल आर नो मोर दैट. तो यहाँ पे अब सीधी सी आपकी एक बात आती है कि वी रियली नीड टू सॉल्व द बेसिक्स. अगर आप चाहते हो कि लोग गोल्ड कम इंपोर्ट करें, हम एज अ कंट्री कम इंपोर्ट करें, कम खरीदें, सोल्यूशन इज कम खरीदे ताकि हम कम इंपोर्ट करें. अगर हम चाहते हैं हम कम इंपोर्ट करें, उसका एक ही तरीका है, आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना शुरू करें. अब लोग बोल सकते हैं कि यार है ही नहीं, कहाँ से करेंगे? चाइना के पास भी नहीं था. चाइना ने क्या किया? एक्सप्लोरेशन शुरू किया. आउटकम क्या होता है? इन नवंबर चाइना अनाउंस्ड अ मेजर गोल्ड डिस्कवरी टूवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट जहाँ पे उसके डेजर्ट्स हैं. ठीक है, लो ग्रेड ऑफ गोल्ड, लेकिन वहाँ पे गोल्ड है. अब वो उसका काम शुरू कर रहे हैं. टूवर्ड्स एंड ऑफ दिसंबर वन मोर सच अनाउंसमेंट. इन दिसंबर दे अनाउंस एशियाज लार्जेस्ट, ये प्लीज़ आप लोग गूगल कीजिएगा, ये वाला कैमरा है, आप प्लीज़ गूगल जरूर कीजिएगा, एशियाज लार्जेस्ट अंडर सी डिपॉजिट ऑफ गोल्ड. हम इतनी बात करते हैं ना ब्लू इकोनॉमी हमारे बजट में अनाउंस हुआ था, इससे पहले वाले साल में निर्मला सीतारमण जी ने किया था. उनकी हमारे ब्लू इकोनॉमी में हम इसके ऊपर ही हो जाते कि हमारी फिशिंग इकोनॉमी, ये वो जो फिशरमैन इकोसिस्टम इतना बड़ा है, फिश फार्मर्स हैं उनका क्या ये वो, उससे हम कुछ कर नहीं रहे. वहाँ पे उन्होंने समुंदर के अंदर जा करके, समुंदर में लगभग 6 किलोमीटर की डेप्थ पे एशिया का सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिट ढूंढ लिया है. वो उसकी माइनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं. उनके पास था नहीं सोना, उन्होंने ढूंढा. इट्स अप टू अस. हम हमेशा से क्या बोलते हैं सर कि वी आर दी बिगेस्ट रिपोजिटरी ऑफ, वी आर द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम, राइट? चाइना टॉप 5 में भी नहीं आता था. एंड क्वाइट रिसेंटली दे अनाउंस दैट ओके वी हैव फाउंड थोरियम. था नहीं, ढूंढा है. जो चीज़ नहीं है उसके लिए उन्होंने क्या किया? दे वेंट अब्रॉड एंड एक्वायर्ड द माइंस. व्हाई आरंट वी डूइंग इट? और प्रॉब्लम ये है कि सोना बाहर से इंपोर्ट करते हैं और वो डॉलर का रेट हो रहा है. इंश्योर करो कि जो कंपनी को हम पेमेंट कर रहे हैं इंपोर्ट करने के लिए, वो कंपनी इंडियन हो. हम जो रशिया में जो हम ये जॉइंट वेंचर में प्लांट लगा रहे हैं यूरिया का, वो क्यों लगा रहे हैं? कि एटलीस्ट वो कंपनी तो हमारी है ना. अगर हमारी सरकार इतनी बड़ी सब्सिडी देती है यूरिया के ऊपर, वो जाए तो उसी कंपनी से, इसमें कम से कम 50% हमारा हक है. इन द एंड तो हमारे पास वापस आ जाएगा. व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स, हम क्यों नहीं बाहर एक्वायर कर रहे थे? दोज आर द वेज टू सॉल्व इट. ऑयल एंड गैस, मैं मानता हूं जो इससे पहले की सरकारें थी उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया. इस सरकार ने कोशिश बहुत करी है, लेकिन अब ऑयल एंड गैस का क्या होता है कि यार आप बहुत सारा आप एक्सप्लोरेशन के लिए आप एरिया खोल सकते हो. यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरेशन, बट उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं होता है. अगर आपको मिल भी जाए, जैसे भी रिसेंट में आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, हरदीप सिंह पुरी जी जो कि हमारे पेट्रोलियम एंड गैस के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि ओके बिग इवेंट फॉर इंडिया कि अंडमान में वी हैव फाउंड अ गैस का डिपॉजिट. वहाँ से मीथेन गैस रिलीज हो रहा था. सो इट्स अ बिग पॉजिटिव. बट लेट अस बी रियलिस्टिक एज वेल. अभी वहाँ पे डिस्कवरी हुई कि हाँ गैस है. इज इट कॉमर्शियली वायबल टू एक्सट्रैक्ट इट? उसमें और लगने 4 से 5 साल. अगर वो प्रूव होता है तो जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू होंगे टू एक्सट्रैक्ट इट, विच इज अनदर 3-4 years. तब तक शायद 2 सरकारें और आ चुकी होंगी. बट आई एम ट्राइंग टू से इज इट्स अ वेरी लॉन्ग जेस्टेशन थिंग. हमें सवाल पूछने चाहिए कि सर पिछले 12 साल हो गए शायद, राइट? उसमें नहीं हुआ, ठीक है. आई डोंट हैव इस पर मेरी शिकायत नहीं है. रीजन बीइंग वी हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी. अब वो हमारे हाथ में नहीं है, कहीं पे आप खोद रहे हो नहीं निकल रहा है. बट व्हाट आर वी डूइंग टू इंश्योर कि यार और कर सकें? क्योंकि ये प्रॉब्लम एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाली है, बार बार आएगा. व्हेन मोदी जी केम टू पावर
83% हमारा बाहर से इंपोर्ट होता था एनर्जी, आज के 89% के आसपास आ चुका है, बहुत जल्दी 95 हो जाएगा ऐसे। हमारा कंट्रोल ही नहीं उसके ऊपर। दैट्स द प्रॉब्लम टू सॉल्व फॉर। बट इंडिया इतना अगर हंग्री है, पावर हंग्री, कंजम्पशन हंग्री एट दिस पॉइंट, हम लोग ग्रोइंग इकोनॉमी, हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हमारी नीड्स बढ़ते जा रही है ना, तो डेफिनेटली 83, 89 से 95 ये होना ही है। What can anybody do in this at this point? So a lot can be done. Number one, exploration part that we talked about. Number two, वो तो हो रहा है, वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। Yeah. Number two is replacement part of it. So for example, हमें पता है कि यार गैस हम प्रोड्यूस ही नहीं करते, बहुत कम हम प्रोड्यूस करते हैं। रफली 55% of what we need comes from imports, right? That's a big critical dependency. तो हम हर घर में गैस का सिलेंडर हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं? नीति आयोग ने जब 2015 में कहा था कि वी शुड बी प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक स्टोव्स, कि इलेक्ट्रिसिटी तो हम इंडिया के अंदर बना सकते हैं, और गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इलेक्ट्रिसिटी हर घर पहुंचाने का, सॉल्व हो जाएगा ना इससे। वी शुड हैव फोकस ऑन दैट। क्यों नहीं किया? व्हाट डू यू थिंक? सिंपल सा एक प्रॉब्लम है कि यार हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना इज अ 5 to 10 ईयर का प्रोजेक्ट, हर घर में सिलेंडर पहुंचाना इज अ 2 years का प्रोजेक्ट। इलेक्शन में तो इट्स मोर अबाउट, जो अटल जी हमेशा से बोलते थे, हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। देश की लाइफ 5-5 साल में डिफाइन होती है यहाँ पे। बुरा लगी किसी को तो माफ़ी, लेकिन हकीकत है कि हमारी अच्छी खासी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो इसी पे हार जाती है कि अरे यार 5 साल के आगे तो इसका फिर पता नहीं कौन आएंगे, हमें तो इलेक्शन भी जीतना है ना, तो पहले उसमें जो दिखे वो पहले करते हैं। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम कम्स। व्हाट वी नीड इज़, एंड अगेन यू नो, दो बहुत ही प्यारी सेइंग्स है। नंबर वन, आवर गवर्नमेंट्स टर्न सीरियस, डू रिफॉर्म्स, टेक एक्शन, डिलीवर थिंग्स। कब? तब जबकि इंडिया की लग जाती है, क्योंकि तब ऑप्शन नहीं रहता है। अदरवाइज दे डोंट रियली डू मच रिफॉर्म्स। क्यों? शोर शराबा बहुत होता है, बैकलैश बहुत आता है। इट्स नॉट अ ईजी कंट्री टू ऑपरेट। ऑन दी गवर्नमेंट साइड भी मैं फेवर लेता हूँ, आसान नहीं है। हर स्टेट के अलग सिस्टम है, हर स्टेट के अंदर अपने मुल्क की 4 तरह की भांति के लोग रह रहे हैं, सबके विचार कभी मिलते नहीं है। आसान नहीं है कोई भी चीज़ करना, मैं वो मानता हूँ, बट एट द सेम टाइम इसीलिए तो एक इतने स्ट्रांग आदमी को चुना गया ना, कि ठीक है सबसे मिलजुल करके इन दी एंड जो देश के लिए अच्छा है वो करे। फिर देश की तकदीर बदलनी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर वन। नंबर टू इज़ कि यार आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हम आज जिस स्टेट में है, वी आर प्रैक्टिकली इम्पोर्टिंग एवरीथिंग। इसको अगर हम नहीं सॉल्व करते हैं ना, हम खुद को एक कंज्यूमर कंट्री बनाते जा रहे हैं। मैं एक सीधा स्टार्ट दूंगा। यूरोप और यूएस का जो डाइवर्जेंस हुआ है पिछले 16-17 साल के अंदर, इन 2008 यूरोप एंड यूएस जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, यूरोप एंड यूएस हैड सिमिलर आपका लेवल्स ऑफ इकोनॉमी। दोनों की इकोनॉमी लगभग 15 से 16 ट्रिलियन डॉलर की थी। ओके, फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, यूरोप्स इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट 70% ऑफ यूएस, 30% छोटी हो गई है। व्हाई हैज दैट हैपेंड? बिकॉज ओवर द ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग तो दोनों देशों से बाहर गई। यूरोप ने अपनी सर्विसेज भी बाहर भेज दी है ना। यूरोप की सर्विसेज आप अगर मेजर स्पेंड्स देखो, सब कुछ यूएस की कंपनी से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हर्ड अ $10 billion का टेक आईपीओ इन यूरोप? कहीं पे नहीं हुआ है। यूएस में तो आए दिन हो रहे हैं, चाइना में हो रहे हैं, यूरोप में नहीं हो रहे हैं। दे आर नेट इंपोर्टर्स ऑफ सर्विसेज, ऑफ टेक्नोलॉजी। सेम इज प्लेइंग आउट विद अस। हमें सैटेलाइट इंटरनेट चाहिए, हम खुश होते हैं, भाई साहब अब देखो स्टारलिंक आएगा इलन मस्क का। व्हाट आर वी सेलिब्रेटिंग? हमें उस टाइम ये पूछना चाहिए, न्यूजीलैंड वाले अपना खुद का सैटेलाइट इंटरनेट का वेंचर बना रहे हैं, जो बोल रहे हैं हम दुनिया भर में, न्यूजीलैंड इतना सा देश है यार, वो लोग बोल रहे हैं हम दुनिया भर में सप्लाई करना चाहते हैं आपका ये सैटेलाइट इंटरनेट। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? सीरियस क्वेश्चंस यहाँ पे होने चाहिए, बिकॉज इफ यू डोंट सॉल्व फॉर इट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज हम इसके नेट बायर रहेंगे, नेट इंपोर्टर रहेंगे फॉर लाइफ लॉन्ग। हम इतना सेलिब्रेट करते हैं कि यार BSNL ने एक फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है कि वो हमें सर्विसेज देगा, BSNL उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा फॉर सैटेलाइट इंटरनेट। हम एक फॉरेन टेक के डिस्ट्रीब्यूटर बनके इतने खुश हो रहे हैं, एंड दिस इज अ स्ट्रैटेजिक PSU ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका काम है कि हम उस डिपेंडेंसी को खत्म करें, और हम उस पर ताली बजा रहे हैं आज के। दिस डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। दीज आर थिंग्स टू सॉल्व फॉर। मैं इसी वजह से ये भी बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हम LLMs क्यों बना रहे हैं, ये वो। अरे भैया, हाउ मेनी मेंबर डू यू हैव आउट हियर इन योर टीम? कितने लोग हैं आपकी टीम में? 150, 140. हाउ मेनी पीपल ऑफ देम यूज ईदर ChatGPT या Claude? Almost everyone. Right?
अच्छे खासे लोग जो दोनों भी यूज़ करते होंगे, मैं मानता हूँ चलो 200 सब्सक्रिप्शन है आपके पास, हर एक पे अगर $20 का सब्सक्रिप्शन है, आपने $200 वाला नहीं लिया तो भी नहीं, फुल पैकेज सबका सब, Right. वी यूज अ लॉट। कितना एक्सपेंस है। एंड दिस इज नॉट जस्ट यू, मैं, ये वो, हर इंडस्ट्री, हर कंपनी ये चीज़ कर रही है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? दिस इज प्योर आउटगो ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया एंड वी आर क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज. चाइना इज नॉट. यूरोप इज एक्चुअली सॉल्विंग फॉर इट. फ्रांस के पास मिस्ट्रल है. दे डोंट वांट टू बी डीलिंग विद ओपन एआई और विद जेमिनाई एटसेट्रा. दे आर बिल्डिंग फॉर इट. व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन. वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि ठीक है यार, सर्वम जैसी कंपनीज को सपोर्ट करो. मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, मेरे को कोई पैसे नहीं मिले, बट वी रियली नीड दीज कंपनीज टू कम आउट. इमरजेंट नाम से आप भी उसकी बात करते हो, मैं भी करता हूँ. मैं उनके कुछ पेड कोलैबोरेशंस भी कर चुका हूँ, बट वी रियली नीड दीज कंपनीज. हम ये कब जानेंगे कि ऐसी और कंपनीज हम क्यों नहीं बना रहे हैं? अदरवाइज हर एक चीज़ के लिए वी आर ओनली बिकमिंग नेट डिपेंडेंट्स एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. ये एक एक चीज़ जो है ना, ये हमें वो जो 150 रुपीज़ पर डॉलर का जो है, हमें उसके और पास लेके जा रही है. हम उसे रियलाइज़ नहीं करते. So you are saying कि आपका प्रेडिक्शन है कि रुपी और गिर के 150 रुपये जितना हो जाएगा $1 के लिए, एंड वो तब तक होते रहेगा क्योंकि 2 स्ट्रक्चरल चीज़ें चाहिए होती है अगर आपको आपकी करेंसी और आपका पैसा स्ट्रॉन्ग करना हो. वन इज़ आपकी ग्लोबल डिमांड होनी चाहिए कि आपकी करेंसी की डिमांड है किसी न किसी तरीके की वजह से, या तो आपने दुनिया में बहुत लोन दे रखा है, या दुनिया में आप किसी को कोई एक बेटर पेमेंट ऑप्शन देते हो, या दूसरी कंट्री की हेल्प करते हो किसी रीज़न से, जो हम अभी कर नहीं पा रहे हैं और करते नहीं ज़्यादा. राइट, दैट इज़ वन. सेकेंड इज़, या तो आपके पास कुछ ऐसा है जो दुनिया को चाहिए, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक 2 स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होगी. वन इज़, या तो सप्लाई चेन डेप्थ नहीं बनाओगे आप, कि एंड टू एंड रॉ मटेरियल से लेके एंड तक आप ही बना रहे हो, ताकि आप की चीज़ें आप बना पा रहे हो, तो देन आप इतना अच्छा बना पा रहे हो, इतने सस्ते में बना पा रहे हो कि दुनिया में बेच पाओगे. दैट इज़ वन. और सेकंड इज़, या तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि टेक्नोलॉजी लिए आपने इतना फोड़ दिया कि आप सैटेलाइट में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हो, वाईफाई प्रोवाइड कर रहे हो, और सैटेलाइट के थ्रू पूरी दुनिया में देना चाहते हो. राइट, ये दोनों चीज़ें इंडिया में नहीं हुई. जो ये सारे लोग बोलते हैं कि करेंसी अगर डीवैल्यू होती है और कम होती है तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, वो तो फॉल्स एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है. वो नहीं हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में या पिछले डेकेड में हमने वो नहीं देखा. दूसरी कंट्री जिधर ऐसा नहीं हुआ है, वियतनाम जो एक कंटेंडर है चाइना +1 के लिए, जैसे इंडिया एक कंटेंडर है, उनकी करेंसी इतनी तेज़ी से नहीं गिरती है, लेकिन तो भी वो ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाते जा रहे हैं. इंडिया वो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहा है. दिस इज़ योर सेइंग फॉर दिस. एंड देन यू आर सेइंग कि उसके बाद अब जो कंट्री में एक सेंटिमेंट है जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमें बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए, विच इज़ ट्रू, विच इज़ गुड, वी शुड डू दैट. और जो ये गोल्ड नहीं खरीदने का है, विच इज़ ऑल्सो गुड इन अ वे कि हमको गोल्ड कम खरीदना चाहिए ताकि हम लोग और लेस डिपेंडेंट बने, ताकि ये हमारा आपका जो प्रेडिक्शन है 150 रुपये का वो नहीं हो. पर दैट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म एक्चुअल सोल्यूशन. पॉसिबल नहीं है, उससे कोई पॉसिबल नहीं है कि भाई ये अगर कर देंगे लोग, गोल्ड कम खरीदेंगे तो कुछ हो जाएगा. इससे कुछ नहीं होगा. मैं 2 चीज़ें और ऐड करता हूँ, ठीक है, ऐसे समझिए. बट आई समराइज्ड योर पॉइंट परफेक्टली. मैं खाली 2 चीज़ें बोलूँगा. नंबर 1, सो ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ थिंग्स, राइट, द प्लेबुक इज़ वेरी सिंपल. मैं एक ऐसी कंट्री का एग्जांपल दूंगा जो लोगों को आज के अच्छा नहीं लगता हिंदुस्तान में, बांग्लादेश. हम जो जीन्स वगैरह पहनते, कपड़े पहनते हैं, अच्छे खासे उसमें से बांग्लादेश, श्रीलंका से बन के आते हैं. बांग्लादेश इंडिया से ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट. मजाक है क्या? कैसे हो सकता है? कमाल क्या, आपको बताऊँ कैसे है ये. बिफोर बिकमिंग अ बिग टाइम एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स, उन्होंने ऐसा अपना पूरा सेटअप किया, दे रीच्ड अ पॉइंट वेयर 85% ऑफ वॉट एवर एनी पर्सन वॉज वेयरिंग इन बांग्लादेश वॉज मेड इन बांग्लादेश. ये कैसे किया? दे सॉल्व फॉर द बेसिक्स. अपने कपड़े पहले बनाने शुरू किए ना, इम्पोर्ट्स को पहले हटाया. एज ए सेट, सॉल्व द बेसिक्स. यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा हर इंडस्ट्री के लिए. लेट अस फर्स्ट बिगिन टू मेक फॉर ऑलसेल्फ. फिर पता होता क्या है, वो जो सेटअप बन चुका है, मशीनें एमोटाइज होने लग जाती हैं, उसका खर्चा तो ऑलरेडी निकल चुका है. अब उसके लिए एक्सपोर्ट्स के लिए आप सामान बनाते हो, आप थोड़ा सा और सस्ता बना सकते हो. यू बिगिन टू कम्पीट विद अदर्स. चाइना की एक खासियत है. सो फॉर एग्जांपल, ऐसे सोचिए कि इंडिया में कंपनी है जो कि अपने, आप कह सकते हो कि सूट केसेस बनाती है, ठीक है, उसने अपने इन्वेस्टमेंट के अपने लिए बना रही है. चाइना में कंपनी है जो कि 12 कंपनीज के लिए सूट केसेस बनाती है. उसके जो मशीन्स का सेटअप का जो भी उसका खर्चा है, राइट, वो 12 कंपनी से ऑलरेडी वो निकाल चुकी है. वो और 12 के लिए और सस्ता बना सकती है आने वाले के लिए. दैट इज वेयर थिंग्स चेंज. लेट्स सॉल्व फॉर द बेसिक्स फर्स्ट. अपनी नीड के लिए, औरों के लिए करना और अपने आप आसान हो जाएगा.
हर कैटेगरी के अंदर, हर स्मॉल कैटेगरी के अंदर. इट्स नॉट जस्ट कि अच्छा ईवी बैटरी खुद बनाते हैं या फिर कैमरा बनाए, कैमरा नहीं बनेगा हमसे. What we have to solve for is small modules that go into it. Let's begin to make those. So I agree with this point and ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है. आई थिंक ये सब समझते होंगे. क्यों नहीं कर पा रहे हैं इज अ क्वेश्चन. हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं उसका रीज़न लार्ज इज यू आर सेइंग कि वो हमें गवर्नमेंट लेड इंसेंटिव नहीं मिलते ताकि हम वो सस्ता बना पाएँ, जिसकी वजह से हम दूसरी कंट्री से compete कर पाएँ. गवर्नमेंट लेड इंसेंटिव्स मिलते हैं बट कुछ ही लोगों को मिलते हैं. So you are saying कि ये democratize हो जाना चाहिए और हर किसी को मिलना चाहिए. So, but हर किसी को मिलेगा. Do you think that's a fair way to do it? Yes, absolutely. It has worked out very fair way for countries like South Korea, Japan, Vietnam, China. China has done that across. And also two states of India actually, Tamil Nadu and Gujarat. So for example, गुजरात क्या कर रहा. गुजरात में इतना बिजनेस बूम होता है, सब कुछ होता है, राइट? व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट गुजरात? आई डोंट नो. सबके लिए एक पॉलिसी है. तो उधर आप छोटे एंटरप्रेन्योर हैं या बड़े एंटरप्रेन्योर, डजंट मैटर. अगर आप इस पॉकेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ये मिलेगा, खत्म कहानी. नॉट एवरीबडी हैज टू गो टू दी अप्रोच दी गवर्नमेंट अपने अपने लेवल के हिसाब से नेगोशिएट अ पैकेज की हाँ जी मुझे 110% SGST का रिफंड मिलना चाहिए, मुझे इतना मिलना चाहिए, तब जाके मैं प्लांट लगाऊंगा. वो तब होता है जब किसी ऐसे सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो जिसके लिए पॉलिसी अभी एग्जिस्ट नहीं करती. अनदर थिंग फॉर यू and the audience as well, Gujarat and Tamil Nadu are two states जो कि हमेशा हर बार किसी भी इंडस्ट्री के लिए जब भी कोई पॉलिसी निकाली जाती है डेडिकेटेड कि हाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होनी चाहिए, इसका सेटअप यहाँ होना चाहिए, दीज आर द टू स्टेट्स जो सबसे पहले आते हैं. सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी इंडिया में आज के लगभग 12 स्टेट्स के पास है. द फर्स्ट वन टू कम आउट विद इट वाज गुजरात. स्पेस टेक के लिए मैन्युफैक्चरिंग का जो आपका था जो पॉलिसी है, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका एंड तेलंगाना वर द फर्स्ट वंस टू कम अप विद. अगेन गुजरात, तमिलनाडु इसमें भी आते हैं. पिक एनी सेक्टर, डेडिकेटेड पॉलिसी फॉर दैट वेरी सेक्टर, ये दो स्टेट्स आपको हमेशा वहाँ दिखते हैं. इंटरेस्टिंग. क्वेश्चन इज MP वाले क्यों नहीं कर रहे, हरियाणा वाले क्यों नहीं कर रहे यार, राइट? बिहार वालों को किसने रोका है? ऐसा क्यों है कि गुजरात की जब सेमीकंडक्टर पॉलिसी आई उससे 2.5 साल बाद यूपी की आई? सवाल ये होना चाहिए. और क्यों होता है ऐसा? अपनी अपनी प्रायोरिटीज है सर. आप ऐसे सोचिए ना, इंडिया ने पॉलिसीज कौन बना? देयर आर ब्यूरोक्रेट्स, राइट? ब्यूरोक्रेट्स देमसेल्व्स हैव टू बी दैट एंटरप्राइजिंग एज वेल एज उनको उतना नॉलेज भी होना चाहिए. मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ वालों के पास नॉलेज नहीं है, बट मोर अबाउट अगर आप गुजरात में है, यू आर सराउंडेड बाय इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन एवरीवेयर, सोचते यू आर डीलिंग विद देम एवरी सिंगल डे. आप उनके डेली ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, अच्छा और क्या नए इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, क्या करें एक्सेट्रा. वो आपको बताते हैं यार ये वाला करते हैं, इसका यहाँ पे फ्यूचर है, ये देखो चाइना में क्या हो रहा है, US में क्या हो रहा है, वो आगे फ्यूचर इसका है. तब जाके आपको वो पॉलिसीज बनती हैं. Fair. Tell me one thing. I'm switching gear on this. कि India on the outside, numbers, data, noise, all around the world, not just हमारे इधर, एक narrative है हम लोगों का, which is बहुत सारा डेटा उसको बैक भी करता है कि इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. हर कोई इंडिया को आए देख, लाइक एवरीबडी इज आइंग इंडिया. स्टार दिख रहा है अभी, नेक्स्ट डेकेड हमारा दिख रहा है, राइट? तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. हर साल हम देखते हैं अब ये बढ़ गया, ये बढ़ गया. पर ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, पीपल लाइक यू एंड मी और जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी इसको देखें, उन्हें और गरीब फील क्यों होता है और पोरर क्यों होता है? वाई? ऐसा क्यों है कि हमारी इकोनॉमी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है बट हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो पैसा है वो महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है या महंगा इतना होता जा रहा है जहाँ मैं शायद और गरीब होते जा रहा हूँ. यार मेरे इस पे इज दैट ओनली अ फीलिंग कि ये डेटा भी बैक करता है? यार मेरे इस पे कुछ ओपिनियन है, ठीक है. नंबर 1, यू एंड आई डोंट कम इनटू दैट इंडिया. अगर इंडिया 6% से ग्रो कर रहा है तो हम लोग शायद 30, 40, 50% से कर रहे होंगे, ठीक है. बट अगर हम उससे ग्रो कर रहे हैं तो अच्छा खासा इंडिया तो 1-2% पे भी नहीं चल रहा होगा. मोर इम्पॉर्टेंटली, एक बहुत बड़ी विडंबना है ये जो एक टैग जो होता है ना, एक तो टैग फेमस हो जाते हैं. टैग क्या है? फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी. क्या करें हम उसका? अगर हमारे देश के लोग फिर भी 80 करोड़ लोगों को फ्री का खाना चाहिए, अभी तो फ्री का वो छोड़ो, हम भी भैया फ्री का खा रहे हैं, हमें रियलाइज नहीं होता है. यूरिया, नैनो यूरिया हमने बनाना शुरू किया. सो यूरिया की जब बात करते हैं, राइट, लगभग $800 कुछ का आता था, ठीक है. इसका रेट भयंकर बढ़ गया, लेकिन किसान के लिए रेट अभी भी वही है. तो ये एक्स्ट्रा जो वो कौन भर रहा है? हमारी सरकार भरती है अपनी जेब से. सरकार कितना भर रही है आपको पता है?
हमारा जो फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी होती है टू इंश्योर कि अच्छा किसान को महंगा ना पड़े, सरकार ने पिछले बजट किया था 1.7 लाख करोड़, दे एंडेड अप स्पेंडिंग 2.1 लाख करोड़। इस साल बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन नाउ ये नंबर कहीं भी जा सकता है, 2.7 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। ये 3 लाख करोड़ वो है जिसके कारण सब्जियां फ्रूट सब कुछ सस्ते रहते हैं और वो हम भी खाते हैं। हम रियलाइज़ नहीं करते कि अच्छा हम जो ये शिमला मिर्च खा रहे हैं, चाहे लोग हरी आती है हमारे घर में, चलो हम थोड़ा आगे निकल गए, हमारे घर लाल और पीली वाली भी आने लगी, राइट। वो जिस रेट पे आ रही है शायद उससे और डबल रेट पे होती अगर हमारी सरकार ये साल का 2 लाख 3 लाख करोड़ इन सब्सिडीज पे नहीं निकाल रही होती तो। बट इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। नो बट ये वाली रियलिटीज़ भी हैं। एंड ओवरऑल आई टेल यू कि यू एंड आई, हम लोग भी जो हमारे स्पेंड्स हैं जितना तेजी से वो बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से हम लोग की भी इनकम नहीं बढ़ती। नो एब्सोल्युटली। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू वेंचर्स एंड न्यू एलोकेट्स, मैं बात कर रहा हूँ स्टडी बिजनेस इनकम या स्टडी आपका सैलरी इनकम। आप ईयर ऑन ईयर अगर आप सिर्फ फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस ले लो तो 14-15% हर साल बढ़ता है। सरकार बोलती है कि भाई महंगाई तो सिर्फ शायद 2 से 5% के बीच में बढ़ती है, डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट सब, राइट। तो हेल्थ इंश्योरेंस वैसे होता है। आप अगर आप महंगे स्पेंड्स की बात कर लो, खाना वगैरह सब छोड़ के, ऑयल डेफिनेटली, ऑयल तेल ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। देन जो आपकी जिम मेंबरशिप्स है, आपका रोज़मर्रे का रेंट है, एवरीडे, ये बहुत तेज़ है। रेंट आपका बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट होता है। घरों की प्राइस है, जिसको घर खरीदना है थ्रू द रूफ। कोई आदमी कितना भी अमीर है, घर की प्राइस देख के उसको लगता है वो गरीब ही है, क्योंकि जिस हिसाब का घर उसको चाहिए था 5 साल पहले, आज वो घर वो खरीद ही नहीं सकता। उसने 5 साल मेहनत करके इसीलिए पैसे कमाए थे कि ये घर खरीदूँ, आज वो उसकी औकात के बाहर है, राइट। सो ओवरऑल इट फील्स लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ मनी इल्यूजन, कि हमें इल्यूजन तो है कि यार 2 से 5% महंगाई बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल अब रेट देखने जाओ तो शायद 10-15% हर साल बढ़ते जाता है। ठीक है राज, देखो आपने ना 3 बातें आपने बोली इसमें, ओके, तीनों को एक कर देते हैं। नंबर 1, जो ग्रोथ अगर हमारी इतनी अच्छी है तो हमें फील क्यों नहीं होती? आपको सीधा उसका आंसर देता हूँ। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बट वी आर नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ। चाइना के पास लगभग 15 साल ऐसे थे जब उसने कंसिस्टेंटली 10% से ऊपर उसने ग्रो किया, हमने नहीं किया। एंड ये क्यों मैटर करता है? हमारी अच्छी खासी जनता ऐसी है जो कि बहुत बहुत गरीब है, जिनके पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ऑफिशियल स्टार्ट जो भी कहें हम सब जानते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आपको और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने की ज़रूरत है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड इज़ नॉट इनफ इफ इट इज़ नॉट फास्ट इनफ फॉर योर रिक्वायरमेंट्स। हमारे देश की नीड और ज़्यादा है। इसी वजह से कई इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे लोग आके बोल चुके हैं दैट वी हैव टू नाउ एम फॉर 10% प्लस। हमारी सरकार के अपने इकोनॉमिस्ट अरविंद पानागरिया जी, जो कि पहले हमारे वाइस चेयरमैन या वाइस चांसलर जो भी बोलते हैं ऑफ नीति आयोग थे, ही यूज्ड टू ओपनली टॉक कि हमने वो रेल्स हमने बना दी हैं जिसके कारण आने वाले सालों में वी आर लुकिंग एट 8% प्लस ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ। कहाँ है वो 8%? जब तक हम 8 फिर 10 की तरफ नहीं जाएंगे, इन लोगों के लिए हम काम हम नहीं जनरेट कर सकते। रिजल्ट इज we are definitely the fastest growing major economy but we are not going fast enough. That's very different things. Number 1. अगला आपने बोला इन्फ्लेशन के ऊपर। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा किस्सा है। इन्फ्लेशन के नंबर पे विश्वास करना बंद कर दो जनता। मैं ये बोल के थक गया हूँ। वाई? हमारी सरकार खुद ये चीज़ बोलती है कि हमारे इन्फ्लेशन के जो कैलकुलेशन होता है ना, लोगों को हाल ये दिखता है अच्छा इन्फ्लेशन का नंबर ये है। लोग कभी डेफिनेशंस के अंदर नहीं जाते। ओके, क्या होती है डेफिनेशंस? पहले मेरे को सिंपल महंगाई होती क्या है वो बताओ, और सीपीआई से हम जज करते हैं इसको, राइट? सो देखो, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, कि कोई चीज़ आज इतने की है, अगले साल इतने की हो गई, तो इतना जो बीच में डिफरेंस है दैट इज महंगाई। ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो सस्ती भी होती हैं। सो फॉर एग्जांपल एक टीवी अगर आप उठाते हैं, टीवी 1990s में जितने का आता था आज इतने का आता है। बहुत ज़्यादा प्राइस करेक्शन हो गया, टेक्नोलॉजी लेड प्राइस रिडक्शन हुआ। सोलर पैनल आप ले लो, रिडक्शन हुआ, बहुत चीज़ लेकिन महंगी भी होती जाती है। ठीक है। आपका एजुकेशन या फिर आपका खाना पीने का खर्चा, आपका हेल्थ केयर हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे कपड़े हो गए, हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, राइट? तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? हमारी सरकार डिफाइन करती है कि बॉस अगर आप ओवरऑल इन्फ्लेशन देखें, महंगाई, उसको एक नंबर में आप आखिर कैसे पिरोएंगे? इतने सारे आइटम होते हैं, और ज़रूरी नहीं है ना कि आप जिन चीज़ों पे खर्चा करते हैं उस पर मैं भी करूँ, तो आपके लिए महंगाई अलग होगी, मेरे लिए अलग है। कैसे करेंगे? तो उसके लिए निकाल दिया कि इंडेक्स, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। ओके।
CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अब उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके अंदर क्या किया गया, एक एवरेज इंडियन के हिसाब से, अब एक एवरेज इंडियन इतना वेल टू डू नहीं है, एक एवरेज इंडियन के हिसाब से वो क्या खाता पीता है, क्या सर्विस कंज्यूम करता है, उस हिसाब से आपको एक वेटेज दे दिया जाता है अलग अलग चीज़ों को। 298 ऐसे आइटम्स थे जिनको 2011 के टाइम पे CPI के अंदर रखा गया कि इनका हम ट्रैक करेंगे, क्या प्राइस मूवमेंट्स हो रहा है उस हिसाब से हम देखेंगे। 12 फरवरी 299 थे, 298 299 या 298 आइटम्स, 299 हाँ 299 होगा बेसिकली, उतना आइटम्स इन्होंने रखे थे जिसके वो अलग अलग चीज़ों के प्राइस मेजर करते हैं। ये अच्छा प्याज का क्या रेट चल रहा है, आलू का क्या चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे 299 है। या अमेजिंग पार्ट इज नाउ अगर आप ये 298 को ओवरऑल ब्रैकेट्स में डाल दें तो लगभग 46% जो ओवरऑल वेटेज है दैट वाज फॉर फूड अलोन, कि हमारे देश की अधिकतर जनता के लिए असली खर्चा खाना है। जो हम बात करते हैं ना 80 करोड़ जनता को फ्री का खाना क्यों देना पड़ता है, ये उसकी असलियत है, क्योंकि असली अच्छी खासी जनता उतना कमाती ही नहीं है कि वो और किसी चीज़ में सोचे। उसके लिए रोटी कपड़ा मकान जो है ना, उसमें मकान तो बहुत दूर है, कपड़ा वही वाला वो 2-3-4 साल पहन लेगा, लेकिन रोटी रोज़ का कैसे लाए, वो खाना रोज़ का कैसे लाए, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 46% जो है ये 2011 में जो सेट हुआ था, 2011-12 में, अभी 12 फरवरी 2026 यानी भी लगभग कितने 3 महीने हुए, 3 महीने पहले तक यही चल रहा था। 15 साल में 16 साल में हमारे देश की इकोनॉमी कितनी बदली है, ट्रांसपोर्टेशन, ये वो मोड्स, आपका डिजिटल इकोनॉमी, फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स, इंटरनेट, आपके टेलीकॉम के फ़ोन के रेट्स, ये सब कुछ इसमें कैप्चर नहीं हो रहा है। तो जिन चीज़ों पे हम खर्चा करते हैं वो गवर्नमेंट काउंट ही नहीं करती, एंड हेल्थ केयर तो महंगाई तो काउंट ही नहीं होती। फिर हेल्थ केयर में डायग्नोस्टिक सर्विसेज वर नॉट इंक्लूडेड वेल कैलकुलेटिंग दिस, क्यों? वो जो 298 जो आइटम्स थे उसके अंदर डायग्नोस्टिक सर्विसेज को नहीं रखा गया था। आपको पता है कितना बड़ा मार्केट इंडिया में डायग्नोस्टिक्स का? साल का लगभग $15 बिलियन का, और ये बढ़ रहा है हर साल लगभग 15 से 20% से। दीज आर नॉट मेरे नंबर्स, फार्मीजी के CEO हैं राहुल गुहा नाम है, उन्होंने रिसेंट में इंटरव्यू दिया था आई थिंक द कैपिटल को, उसमें उन्होंने बताया था, उनका क्लेम है, मेरा नहीं है। पर आप देखोगे $15 बिलियन का मार्केट है। एक एवरेज हिंदुस्तान का आदमी अगर आप इस $15 बिलियन के हिसाब से मैथ करें, आई थिंक साल का लगभग 1,000 रुपये खर्च करता है डायग्नोस्टिक्स के ऊपर। एक एवरेज आदमी की जो साल की इनकम है, जो महीने की कमाई है पर कैपिटल से देखें, ये बहुत बड़ा रकम है, और ये महंगाई में काउंट नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई 12 फरवरी जो अभी गई है उस टाइम अभी चेंजेस अनाउंस किए गए। तो आज तक की जो महंगाई, हमें लगता है कि हर साल से जो महंगाई है वो 2%, 5%, 6%, व्हाटएवर, अलग अलग नंबर्स अलग अलग साल के उस हिसाब से जो बढ़ रही है, वो सब यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है। आपके मेरे लिए यूजलेस है, शहरों में रहने वालों मेजॉरिटी के लिए यूजलेस है। ऐसे समझिए कि वो ऐसे डिजाइंड है, उसमें मोस्टली जो लोग ये देख पा रहे होंगे उनके लिए यूजलेस होगा। हाँ, क्योंकि अगर इंटरनेट है, फोन है, हाथ में देख रहे हैं, तो मेजॉरिटी लोग प्रॉब्ली इस बिल पे खर्चा कर रहे होंगे। चलो इंटरनेट फोन तो बहुत छोटे बिल हैं, आप सीधे ऐसे समझिए ना कि आपके बच्चे की स्कूल की जो फीस है उसको CPI की कैलकुलेशन में कम वेटेज मिला है वर्सेस प्याज का क्या रेट चल रहा है। मैं इससे बेहतर तरीके से पुट नहीं कर सकता। और इसीलिए है ना कि यार आप देखते हो ना कि प्याज के रेट जो ऊपर जाते हैं, लोगों को टेंशन होती है, अरे इलेक्शन आ रहा है, फिर आप देखते हो अच्छा ठीक है हम प्याज के हम इम्पोर्ट्स करते हैं इजिप्ट से, सब कुछ उस टाइम पे बीच में हुआ कई बार। वो क्यों किया जाता है कि प्याज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चे की पढ़ाई से ज़्यादा सरकार के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्याज के रेट अगर थोड़े ऊपर गए, सरकार का इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाता है। 80 करोड़ की बात है ना। एग्जैक्टली, मोर देन 50%। एग्जैक्टली। सो इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं बताने का। आपके हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स के या हमारे हेल्थ केयर, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे देश में CPI की कैलकुलेशन में प्याज का रेट होता है, आपके खाने पीने का आटे का चावल का रेट होता है। एंड ये मैं किसी को क्रिटिक करके नहीं बोल रहा हूँ, इसमें एक ही सोल्यूशन बनता है। आइडियली आपका इंडिया इज़ इक्वल टू, जो ऐसे सजित पाई है आपके ब्लूम वेंचर्स के, इफ़ यू नो हिम, वो बोलते हैं देयर आर 3 इंडियाज, इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3। मैं बोलता हूँ देयर आर 7 इंडियाज। हर 7 के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज हैं, बिल्कुल अलग वे में बिहेव करते हैं, बिल्कुल अलग टाइप की इनकी पर कैपिटा इनकम्स है, बिल्कुल अलग टाइप की इनके स्पेंड है। तो उस हिसाब से अलग अलग इन्फ्लेशन के इनके नंबर निकालो। तो आपके लिए महंगाई अलग तरीके से कैलकुलेट होनी चाहिए, और जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है उसके लिए अलग, और जो बहुत ज़्यादा गरीब है उसके लिए अलग। बिल्कुल, क्योंकि उनके खर्चे ही अलग है ना। कोई ऐसा आदमी जिसका बच्चा आज के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसको अगर मैं जाके बोलता हूँ कि यार एजुकेशन इन्फ्लेशन इन दिस कंट्री इज़
14, 15, 20%, उसके लिए वो इरेलीवेंट है। को मतलब नहीं। उसके ऊपर मैं क्यों मैं उसके कैलकुलेशन उसका बताने जाऊँ, वैसे तो कोई बताएगा ही नहीं कोई, लेकिन पॉइंट इज उसके लिए वो इरेलीवेंट है। एट द सेम टाइम आपको मुझे कोई आके बोलता है कि यार भाई प्याज जो 40 रुपये का था ना वो 80 का हो गया, हमें उतना फ़र्क पड़ेगा क्या? टू बी फ्रैंक, हम खाएंगे ना, तो हमारे कैलकुलेशन में उसको इतना क्यों वेटेज मिला है? उससे फ़र्क पड़ेगा कि यार मैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में लिया था उसका प्रीमियम 1 साल में 25% क्या बढ़ गया, मुझे उससे फ़र्क पड़ेगा। मुझे इससे फ़र्क पड़ेगा कि यार मैं जिस हॉस्पिटल में जाता हूँ, 2 साल पहले मैंने मम्मी का ऑपरेशन करवाया था किडनी स्टोन का, मेरे 2 लाख रुपए लगे थे, अब सडनली 4.5 लाख कैसे लग रहे हैं पापा के टाइम पे? हमें उससे फ़र्क पड़ता है। तो वेरी डिफरेंट इंडियाज, वी कांट कंपेयर द टू। बट CPI एज अ ब्रॉड इंडेक्स, एंड टू बी वेरी क्लियर, सरकार इसके 2 तरह के इसके इंडेक्स निकालती है, रूरल एंड अर्बन। बट रूरल एंड अर्बन भी आप कैसे कंबाइन करोगे? हमारे देश की GDP अगर आप देखोगे तो मुंबई एंड दिल्ली 4% ऑफ देश की पॉपुलेशन इनके पास है, लगभग 15% GDP इन 2 सिटीज से आती है। अगर आप टॉप 10 अगर आप सिटीज़ देखेंगे उससे आती है 30, 32, 33% के आसपास। मतलब क्या हुआ, पहली 2 सिटीज़ 15% ऑफ द GDP, अगली 8 सिटीज़ और 15% ऑफ द GDP। आप पहली 2 से बाकियों को ही आप कंपेयर नहीं कर सकते, उससे पिछड़ा वाला तो फिर छोड़ ही दो। रिलायंस बोलता है कि वी आर लाइव इन, हमारा जो जियो मार्ट है दैट इज लाइव इन सम 1300 और सिटीज़। हम तो पहले 10 की बात कर रहे हैं सर, बाकी की जो 1300 वो उसके बाद आ रही हैं, राइट? इट्स अ वेरी डिफरेंट इंडिया। इंडिया इज 7 डिफरेंट, प्रोबेबली 17 डिफरेंट इंडियाज। 17 अलग, आप इन्फ्लेशन के नंबर मत निकालो, बट 7 भी मत निकालो, कम से कम 4-5 तो निकालो, बिकॉज वी आर वेरी डिफरेंट पीपल। द वे somebody इन उत्तर प्रदेश spends is very different from the way somebody in Karnataka spends, for example. उत्तर प्रदेश में आपका per capita income is roughly something like $1,200 या $1,600। आपका यही अगर आप कर्नाटका आते हो, इट्स अ वेरी डिफरेंट नंबर। कैसे आप दोनों का भी एक साथ आप रख सकते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट का हमारा क्या फिगर आपको पता है? हमारे सरकार का एक सर्वे होता है जिसको बोलते हैं PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब ये मैं कई और जगह पहले बता चुका हूँ, तो कुछ लोग ऑलरेडी पता होगा शायद, मेरी ऑडियंस में पर्टिकुलरली। मैं बड़ा शौक था जब मेरे को पता चला कि PLFS का सर्वे बहुत सिंपल होता है। आप सर्वे करते हो, सिंपल मैथ है, अगर जयंत और राज एक चाय की टपरी पे बैठे हुए 2 मजदूर हैं, जयंत ऐसा आदमी जिसको हफ्ते भर से चाय की टपरी पे बैठा है, कोई आके काम पे नहीं लेके गया। राज एक ऐसा आदमी जिसको किसी ने आके बोल दिया चल भाई गोडाउन में चल, 100 रुपये दूंगा, घंटे भर का काम है, सामान उठा के गाड़ी में रख दे। राज इज काउंटेड एज एन एम्प्लॉयड पर्सन, आई एम काउंटेड अनएम्प्लॉयड। क्या राज और जैन में कोई फर्क है यहाँ पे? हम दोनों बेरोजगार उस पर बैठे थे, बाई चांस किसी ने आके राज को बोल दिया कि चल, क्या हम एम्प्लॉयड हुए? बट डेफिनेशन इज सच। अब जब मैंने इसके ऊपर मैंने अवेयरनेस क्रिएट किया, तो कुछ लोग आके बोलते हैं दैट इज ए UN डिफाइंड स्ट्रक्चर, हर जगह ये होता है। मैं बोला दैट इज योर जस्टिफिकेशन कि अच्छा ठीक है हम मिसलीड हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो नंबर हमें कुछ सॉल्व नहीं कर रहा है, राइट? सो दैट पार्ट इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा दुनिया भी यही करती है, पॉइंट इज क्या इससे पर्पस सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा है तो लेट्स डिमांड फॉर समथिंग बेटर। सिमिलरली अब आते तीसरे वाले पॉइंट पे जो आपने भी रेज किया था, विच इज लोग घर कैसे खरीदेंगे एंड ऑल दैट, राइट? उस पर आता है मेरे को प्रेडिक्शन। सो प्रेडिक्शन नंबर 2 मैं लेके आया था, जो जिसके ऊपर मुझे जरूर बात करनी थी। बाई चांस आपने वो टॉपिक छेड़ दिया, उसके ऊपर भी करते हैं। तो ये मेरा सिंपल सा प्रेडिक्शन है, मोस्ट इंडियंस विल नेवर बी एबल टू ओन अ होम। एंड ये मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि भाई मैं गलत साबित हो जाऊँ। मोस्ट इंडियंस मतलब अधिकतर इंडियंस यस कभी घर नहीं खरीद पाएंगे। नहीं, और ये मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा। द एंटायर ड्रीम इज, हम सब काम इसलिए करते हैं मेजॉरिटी इंडियंस कि एक दिन अपना घर बनाएंगे और घर खरीदेंगे। एंड यू आर सेइंग दैट ड्रीम अब इंडिया में पॉसिबल नहीं हो। इंडिया में मेजॉरिटी लोगों को क्या चाहिए? महंगे घर, सस्ते घर। घर चाहिए और महंगे घर चाहिए। अफोर्ड क्या कर सकते हैं लोग? महंगे घर या सस्ते घर? सस्ते घर, राइट? 12% ऑफ न्यू सप्लाई कमिंग इन द मार्केट एज पर एनारॉक। अगेन गूगल पे सर्च करो, एनारॉक के हिसाब से 12% ऑफ द न्यू सप्लाई कमिंग इन द मार्केट्स इज फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। मोर देन 50%, rest of that is not affordable housing. More than 50% is houses beyond 1.5 crores. Luxury homes, yeah. कैसे खरीदेंगे लोग? And by the way, this is already happening. कमाल की बात है, 2 करोड़ से 2.07 करोड़ से 2.17 करोड़ ऐसे हाउसेज हैं हमारे यहाँ पे जो बने हुए हैं, दे आर एम्प्टी। बने बनाए घर हैं, खाली पड़े हैं।
साथ में भी बोलते हैं देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 1.9 करोड़ हाउसेज इन इंडिया। कहाँ पे बैठते हैं दोनों चीज़ें? आप बिठाओ, कैसे बिठाओगे? लग्जरी हाउसेज एम्प्टी हैं, अफोर्डेबल हाउसेज है ही नहीं। पॉइंट इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? हाउसेज हैव बिकम एन इन्वेस्टमेंट एसेट। वो किसी का छत नहीं रहा है। हमारे देश में अच्छा खासा पैसा जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है उसके अंदर कहाँ से आता है? 2 जगह से आता है। वन इज रेमिटेंसेस, बाहर का पैसा जो इंडिया में आता है, कि बाहर जो लोग काम कर रहे हैं। हाँ, अब ऐसा होता है ना, देखो बाहर जो काम कर रहे हैं, बाहर जो आदमी काम कर रहे हैं, जैसे यूएई में है, यूएस में, एटसेट्रा, यू कांट इन्वेस्ट इनटू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आउट देयर, लिमिटेशंस होती हैं। इंडिया तो आपका अपना ग्राउंड है, यहाँ पे पैसा लेके आते हो, यहाँ पे लेके उसको करोगे क्या? तो जो बाहर नौकरी करते हैं वो इंडिया पैसे भेजते हैं। रेमिटेंसेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज फॉर इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू रेमिटेंसेस। हमारे देश के लगभग 3.3 करोड़ लोग बाहर हैं। वो बाहर पैसा कमाते हैं अपनी मेहनत से, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, पैसा कमाते हैं, उसके प्रपोर्शन यहाँ पे भेजते हैं। वो नंबर $129 बिलियन ईयर तक आ चुका है। प्रोजेक्टेड है बाय FY30 ये नंबर लगभग $180 बिलियन के आसपास पहुंचेगा। मुझे याद नहीं है, नीति आयोग ने बोला था कि, या फिर इकोनॉमिक सर्वे में किसी में तो था। ओके, ठीक है, दीज आर वेरी बिग नंबर्स। अभी जो पैसा आता है, ऐसा नहीं है कि लोग इसलिए बेचते हैं कि चलो हमारे घर वाले वहाँ बैठे हैं वो खर्चा करेंगे, उसके लिए भी आता है, बट अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पर्पजेस के लिए आता है। कुछ शेयर मार्केट में जाता है, कुछ FDs में जाता है, कुछ आपका रियल एस्टेट में जाता है। फॉर आर Tier 1 बिल्डर्स, DLF हो, लोधा हो, या फिर आपका प्रेस्टीज ग्रुप हो, NRI मनी यूज्ड टू अकाउंट फॉर अबाउट 5 to 10% ऑफ बुकिंग्स एज ऑफ 15 years ago. Today that is between 20 to 25%. In recent DLF का प्रोजेक्ट जो कि गुड़गांव में लॉन्च हुआ है, it has gone up to 30%. पैसा वहां से आ रहा है, वो लोग यहाँ रहने नहीं वाले हैं। These are investments. घर खरीद के रख लिए। नंबर 1. नंबर 2, ब्लैक मनी। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, पिच क्या थी कि बॉस इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, कैश इन सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी में 17 लाख करोड़ था, आज के 34 लाख करोड़ है, डबल है। अब किसी को लगता है कि हाँ भाई ब्लैक मनी नहीं है इंडिया में, गुड फॉर यू। मैं एक बेवकूफ़ आदमी हूँ जिसको लगता है कि ब्लैक मनी तो एग्जिस्ट करता है, और जब ब्लैक मनी होता है वो आपकी 3 जगह जा सकता है, और चौथी जगह वो जा नहीं सकता। चौथी भी जगह वो भी बता देता हूँ। नंबर 1 इज, आप उसको गद्दे के नीचे, अलमारी में, चावल के उसके अंदर दबा के रख दोगे। कितना रखोगे? 34 लाख करोड़ थोड़ी रख दोगे। देयर इज अ लिमिट। तो फिर 2 और ऑप्शन आते हैं, गोल्ड में ले लो, क्योंकि गोल्ड का अच्छा खासा व्यापार आज भी कैश में होता है। सरकार यही तो कहती है ना कि एक सर्टेन नंबर से ऊपर का लोगे तो आपको पैन कार्ड आधार देना पड़ेगा। लोग उसके छोटे छोटे बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, गोल्ड वैसे ले लिया जाता है। दूसरा क्या है? रियल एस्टेट। खुला सच है, सबको पता है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो, अगर आप मेरी तरह आदमी हो, आपकी तरह की, हमारी है ही खाली कमाई वाइट वाली, कैश का हमारा काम ही नहीं है, तो आप जब प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो वो आपको सीधा बोलता है अच्छा भैया, हम जब बात करते हैं कि कितना वाइट कितना ब्लैक, हमारे तो खाली वाइट है, तो वाइट के नाम पे क्यों सामने वाले का टैक्स ज़्यादा लगेगा, वो आपका रेट बढ़ा देता है। पब्लिक नॉलेज ही, फिर भी हम ऐड करते कि नहीं ब्लैक मनी तो है नहीं। ये क्या बकती है। सिमिलरली एट द सेम टाइम वो जो ब्लैक वाला जो कॉम्पोनेंट है 17 लाख करोड़ 34 लाख करोड़ जो है, राइट, वो सारा सर्कुलेशन में नहीं है, इट इज़ हुडेड एज वेल। वो हुडेड कहाँ पे है? वो यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। आप सारा गद्दे के नीचे नहीं दबा सकते। सोना कितना खरीद लोगे, तो बहुत सारे लोग रियल एस्टेट करते हैं। वो जो 2 करोड़ से ऊपर अपार्टमेंट्स या घर बन करके वीकेंड पड़े हैं, उनमें ये वाला पैसा अच्छा खासा लगा हुआ है। अब ऑफकोर्स अब उसके लिए बायर्स आपको जब मिलेंगे तो आप डिप्लॉय करोगे, कोई रेंटल के लिए मिलेगा उतना देने के लिए। अब किसी ने अगर वाइट पे दिखता होगा कि हाँ भाई मैंने 50 लाख में घर लिया है, लेकिन किसी ने लिया है अगर 2.5 करोड़ का घर, वो रेंटल फिर 50 लाख के हिसाब से छोड़ेगा। उसको तो अपना रिटर्न बनाना है, तो रेंटल उतना बढ़ा चढ़ा के देता है। उतना रेंटल देने वाले लोग नहीं मिलते इजीली, तो रेंट भी इससे ऊपर जा रहे हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? अच्छा, पहले मैं बता दूं, एक चौथा और वेन्यू जिसपे कैश डिप्लॉय होता है वो होता है कि रोज़मर्रा की जर्नी में जो भी हम खर्चे करते हैं हम कैश में करने लग जाते हैं। 5 स्टार होटल में गए, खाना पीना किया, अच्छा ठीक है 10,000 का बिल है, ये लो कैश ले लो। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत कॉमन है। आपका एरो सिटी है, T3 एयरपोर्ट की जस्ट साथ में, एयरपोर्ट पूरा जो है वो लैंड्सकेप वहीं पे है, उसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ 5 स्टार होटल्स। आप जाओ, लोग ओपनली ऐसे बैग लेके घूमते हैं, एंड वो बैग से जरा निकालते हैं ऐसे काउंट करके, हाँ जी ये लो 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा, कीप द टिप। बिकॉज है इतना, ऐसे ही थोड़ी है, वो ब्लैक का पैसा है, राइट, कि अब कहीं तो डिप्लॉय करना है। ये 4 तरीके हैं। रियल एस्टेट में मुझे इतना पैसा जा रहा है,
रिजल्ट उसका क्या होता है? 2 करोड़ घर ऐसे बन के खड़े हैं जिसमें कोई रहता नहीं है। जो घर चाहिए उसकी नीड खत्म, उसकी नीड है लेकिन वो कोई सप्लाई नहीं कर रहा है। क्यों? डिमांड ही लग्जरी वाले की है, क्योंकि पैसा इतना